बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज जो अभी वीकेंड गुजरा है, आज से पहले इसमें बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बड़ी ऐसी खबरें आई हैं जिसके बाद पाकिस्तान का सियासी मंजर और गर्म होते हुए हम लोगों को नजर आ रहा है। इसलिए क्योंकि 23 तारीख को 23 अप्रैल आज से ठीक 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट का इजरा होता है। नवाज शरीफ साहब को ये जो पासपोर्ट दिया जाता है, ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं होता, ये आम पासपोर्ट होता है और इसको 10 साल की मुद्दत तक के लिए इसका इजरा किया जाता है। नवाज शरीफ साहब की वापसी के इम्कानात मजीद रोशन होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं और बड़े बड़े फैसले उनके सामने हैं। बहुत सारी हर्डल्स भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पाकिस्तान की मईशत को संभाला देना है। जहां डॉलर आए रोज उतार चढ़ाव दिखा रहा है, ज्यादातर तो चढ़ावे दिखा रहा है लेकिन कभी कभी उतार भी दिखा देता है। सो इन दैट सिनेरियो और जो स्टॉक मार्केट में भी अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी के बीच में कुछ सूरत हाल है, इसको संभालना शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए एक यकीनन चैलेंज होगा। मिफ्ता इस्माइल साहब होकर आए हैं, वापस IMF से मुलाकातें कर कर आए हैं और 6 अरब की बजाय 8 अरब अब 8 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलने के इम्कान है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये 6 अरब की बजाय 8 अरब डॉलर मिलने पर पाकिस्तानी खुश हों या उदास हों, क्योंकि है तो ये कर्जा ही और इस कर्जे को हमने वापस भी देना है बमासूद। और बमासूद जब हम वापस देंगे तो इतने अरसे के अंदर ये 8 अरब डॉलर जो 2 अरब एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है, ये हमें क्या फ़ायदा देगा। ऐसी सूरत हाल में IMF का प्रोग्राम जो है वो उसमें हमें 9 से 12 माह छूट के मिलने के भी इम्कानात मौजूद हैं। बिजली और पेट्रोल की अल्टीमेटली सब्सिडी ख़त्म कर दी जाएगी, लेकिन याद रहे कि फौरी तौर पर सब्सिडी ख़त्म नहीं की जा रही है, क्योंकि ये किसी भी हुकूमत के लिए एक धचके से कम ना होगा। इंतज़ार किया जा रहा है कि इसकी बजाय अगले महीने की तरफ इस मामले को लेकर जाया जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, उनके ऊपर उसको जो हुकूमत है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, आगे चलते रहेंगे। IMF को भी कोई एतराज़ नहीं, सेहत कार्ड की सहूलत पे भी कोई एतराज़ नहीं। उसके बाद IMF का जो मिशन है वो मई में पाकिस्तान का दौरा करेगा और मामलात आगे बढ़ेंगे। नॉट जस्ट दैट, ये जो IMF का तौसीह शुदा प्रोग्राम है इसने एक्सपायर होना है सितंबर में, तो सितंबर तक बहुत सारे मामलात को संभाला देना है इस हुकूमत ने। ऐसे में बीच में बजट भी आएगा और बजट के साथ साथ सियासत भी चल रही है। और सियासत क्या चल रही है, वो ये चल रही है कि अदालत की तरफ से वो जो 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बोला गया था कि आपने फैसला सुनाना है फॉरेन फंडिंग केस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो वाला मामला ख़त्म हो गया है और अब जो है वो तमाम की तमाम सियासी जमातों की तरफ ये मामला आ गया है। नॉट जस्ट दैट, इमरान खान साहब अपनी सियासी जद्दोजहद या सियासी लड़ाई को मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं और इसको अब इस हद तक ले जाएंगे कि वो कहते हैं कि जब तक अगली इलेक्शन नहीं होंगे तब तक हम इस्लामाबाद में बैठे हैं। और हमें पता है कि 126 दिन का धरना तो वो इस्लामाबाद में दे चुके हैं, अब इससे क्या और भी तवील कोई मामला करने को जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। चंद हफ्ते के अंदर कॉल देने की बात की है कि कुछ अरसे में कॉल देंगे, क्या होगा लेट्स सी। लेकिन मेरे साथ जो अभी पैनल में मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। डॉक्टर ज़रक़ात साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़रक़ात फॉर जॉइनिंग मी इन द शो, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पीपल्स पार्टी की, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया शैला साहिबा, आपने भी हमें ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम में। डॉक्टर ज़रक़ात, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है कुछ पिछले 7-8 साल से, वो फॉरेन फंडिंग केस के बारे में। लोग कह रहे हैं अननेसेसरी डिले करने की क्या ज़रूरत है। 7 साल के अंदर कभी आप लोगों ने डिले एडजर्नमेंट ले ली, कभी आप लोगों ने वकील तब्दील कर लिया, कभी कुछ तो कभी कुछ, और अभी भी ये डिलेइंग टैक्टिक है। मतलब दाल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काला है। इतनी मॉरल हाई स्टैंडिंग के ऊपर खान साहब खड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि मॉरली सबसे ज़्यादा मैं एक ऐसा लीडर हूं जिसके ऊपर कोई काला दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है। तो फिर ये वाला जो धब्बा लग रहा है या एटलीस्ट धब्बा लगने के इम्कानात है, इसको भी क्लियर कर ही लें एक ही बारी में, वंस एंड फॉर ऑल। क्यों बार बार डिले की अपीलें? जी बहुत शुक्रिया अनीका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने के आम लोगों से फंडिंग ली पार्टी के लिए। अभी जलसा हुआ उसमें हमने भी कंट्रीब्यूट किया
और ये आम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी $10-10 दिया करते थे और मेरा ख्याल है अभी भी देते होंगे कहीं ना कहीं। तो ये ऐसे लोगों की जमात है जिनमें कोई बड़े बड़े मगरमच्छ नहीं है ज़्यादातर, जिन्होंने वो भी आते रहे और जाते रहे, मगर बेसिकली आम आवाम की पार्टी है। और आपको पता है कि बाहर के ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बहुत फंड किया है, और बाहर जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े टाइट और बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देने के, तो उन सबको फॉलो किया गया। और जिस तरह से अमेरिका में हमारी फंडिंग होती थी, बहुत सारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हुई, और वहां पर वो सारे मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी कानून थे उनको फॉलो करके ये सब कुछ किया गया। अच्छा, इसके हवाले से हमने 45,000 डोनर्स की लिस्ट दी है। दीका प्लीज खत्म करने दें। 45,000 डोनर्स की हमने लिस्ट दी है, सारे अकाउंट्स के हवाले से दी है। इंडियन नेशनल्स का भी जो फंडिंग है उसकी बात हो रही है ना डॉक्टर जरका साहिबा। सबसे बड़ा सवाल तो ऑपोजिशन, जो पहले ऑपोजिशन थी अब हुकूमत है, सबसे ज्यादा सवाल तो वो यही उठाती थी। प्लस ठीक है, आप फरमा रही हैं कि सारी चीजें क्लियर है, हम लोगों ने इतने 40,000 बात मुझे अगर आप कंप्लीट करने दें जी करने। हमारी सिर्फ एक इस्तदा थी कि आप सिर्फ हमारा ना करें, क्योंकि पाकिस्तान की हम सिर्फ वाहिद पार्टी हैं जिन्होंने इस तरह से फंडिंग की। बाकी तो आपको पता है उसामा बिन लादेन से फंडिंग ली गई, ISI से फंडिंग ली गई, बाहर के लोगों से फंडिंग ली गई, और बड़े बड़े चंक्स, और जिन लोगों को बाद में मराआत दी गई, या मैं उन लोगों के नाम लूंगी तो वो और मसले खड़े होंगे। लेकिन आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि किस तरह से जिन लॉबीज ने बाद में फायदे उठाए, उन लॉबीज की फंडिंग इन पार्टियों की मौजूद है। कॉमन मैन ने तो फंडिंग इन लोगों को दी नहीं। और आपको पता है जिस तरह बहुत से मुल्क हैं जो हमारी मजहबी पार्टियों को भी देते। तो हम ये चाहते हैं कि सबका केस बराबर में हो और सबके साथ एक आंख से देखा जाए, ये नहीं कि हमें कानी आंख से और बाकियों को दो आंखों से। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है और इस्तदाए, और आज फाजिल कोर्ट ने इसके ऊपर अपना जो मौक़िफ़ है वो भी सही किया है। उन्होंने अपनी इस्तदा से, हमने रिक्वेस्ट की थी तो जस्टिस मोहसिन हसन कियानी ने जो सिंगल बेंच में कहा था कि हम ये 30 दिन में रिजल्ट दें, आज उन्होंने कहा है कि नहीं, ये एक आदमी का काम नहीं था ये करना। तो और वो जो 30 दिन की उन्होंने दी थी एक, चले वो तो बाकी सारी चीजें हमारे सामने है ना, जो आज हुआ वो तो हमारे सामने है। लेकिन मेरा तो सवाल सिर्फ इतना था कि अगर इतना हाई मॉरल स्टैंडिंग है तो इस चीज को भी बस साइड पे करें, खत्म करें बात, और आ जाए खुलकर सामने आ जाए। बाकी जमातें जो करती हैं उन जैसे तो आप लोग हैं भी नहीं ना, बकौल आप लोगों के, वो तो बिल्कुल अलग है, आप लोग बिल्कुल अलग है। देखिए जी, नहीं ये बात नहीं, देखें कानून को तो ये फर्क नहीं पड़ता कौन कौन है, कानून ने सबके साथ बराबर ट्रीट, इसी तरह तो इंसाफ होना चाहिए और नजर आना चाहिए होता हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि नजर आना चाहिए, आम आदमी को लगना चाहिए कि इंसाफ बराबर हो रहा है, सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट है। अगर आप किसी एक के साथ एक ट्रीटमेंट करेंगे, दूसरे के साथ दूसरा, तो आम आदमी सवाल करेगा। और हम यही इंसाफ की जो हाईएस्ट कोर्ट्स हैं हमारी, जिनके हम बहुत एहतराम करते हैं, उनके अफसरों का एहतराम करते हैं, इन सब कोर्ट्स, हम चाहते हैं कि हमारे इदारे तकवीयत पकड़ें, हमारे इदारे कामयाब हों। वो तभी कामयाब होंगे जब उनका काम अबव बोर्ड होगा और लोग उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे। राइट। अच्छा शैला रज़ा साहिबा, ये बार बार का डिले, ये फॉरेन फंडिंग केस पे, ये क्या पॉइंट आप समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ठीक है कि अगर एक जमात को करे तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, अगर सारी जमातों के साथ इक्वल और इक्वल सतह के ऊपर, इक्वल स्पीड के ऊपर वो इंसाफ हो तो फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं। ये डिमांड कोई इलॉजिकल तो नहीं है। अच्छा शुक्रिया अनीका। देखिए पहली बात तो यह है कि पार्टी फंडिंग पे किसी को एतराज नहीं है, वो तो छुपे हुए 54 अकाउंट्स हैं उन पे मसला है, और इस पे भी किसी को मसला नहीं है कि आप जो है वो चाह रहे हैं कि दूसरों की भी तहकीक हो। लेकिन बात ये है कि मसला ये है कि जो आपके 4 लोग हैं मरकजी सेक्रेटरीट के, उनके नाम पे जो करोड़ों रुपए आए हैं गरीब लोग, और उनको उनका पता भी नहीं है इस वक्त, वो भी जो है वो मादा माप गवाह बन रहे हैं। बात यह है कि आपका केस जो है वो 2014 से आप ही की पार्टी का बंदा लेके गया हुआ है। वो केस है बाकायदा पार्टी फंडिंग केस, ठीक है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की जो फंडिंग है उस पर यह एतराज किया गया है कि उसका मिस यूज हुआ है और उनको जाहिर नहीं किया गया।
जिसमें आप 60 से ज्यादा स्टे ले चुके हैं, 9 से ज्यादा वकील बदल चुके हैं। जबकि जब आप रियासत मदीना की बात करते थे और कहते थे कि मैं उसका दाई हूँ, तो उसमें आप ये कहते थे कि हमारे खिलाफ अगर कोई काम शुरू होगा तो हम कहेंगे कि सबसे पहले मेरे घर से तहकीकात शुरू करो। और आप जो हैं वो अयाज सादिक के वक्त जब उनकी सीट का मसला था और आप उस पर हार गए थे, तो कहते थे कि स्टे के पीछे खड़ा है। तो आपने भी अपनी रिकाउंटिंग रुकवाई भी है और इसमें आपने 60 टाइम्स जो है वो आपने जो है तारीखें मांगी है और 9 दफा वकील बदले हैं। तो रियासत पौदीना हो गई है। तो दूसरी बात जो है वो ये है कि आपके फर्रुख हबीब 7 महीने पहले लेके गए कि पीपल्स पार्टी की और PMLN की भी जो पार्टी फंडिंग है उसको देखा जाए। कोई बाकायदा आपने केस नहीं है। और पार्टी की जो फंडिंग होती है, पार्टी के अकाउंट्स जो होते हैं, उनको इलेक्शन कमीशन वक्तन फवक्तन चेक कर रहा होता है। केस अगर कोई कोर्ट में लगा हुआ है 7 साल पहले से, तो अगर उसमें अब सजा का या उसका मंतकी टाइम आ गया, तो आप शोर मचा रहे हैं कि पहले दूसरों को भी लाओ, उनको भी देख लेंगे। हमने नहीं, लेकिन शैला रज़ा साहिबा, आपको तो मसला नहीं है, आपको तो मसला नहीं है इस बात से कि अगर आप लोगों की पार्टी की फंडिंग भी चेक हो जाए, PMLN की भी, एक ही बारी में सारे के सारे वो दूध का दूध पानी का पानी होने में क्या मसला? बात ये नहीं है कि अदालतों को मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगी या इलेक्शन कमीशन को मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगी। एक तरीका कार होता है ना कि 7 साल से एक काम रुका हुआ है, जब वो एक मंतकी अंजाम पे पहुंचा तो रो रहे हैं दूसरों का भी चेक करो। तो ये एक है। और देखिए, जो 1 महीने 30 दिन का भी फैसला आया था ना, वो इन्हीं के असद उमर गए थे कि अकबर एस बाबर को जो है इस केस से लाताल्लुक किया जाए। अकबर एस बाबर अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके थे, उनको ये मिल गया उस पे ऑर्डर के नहीं, अब ये 7 साल से तो ज्यादा हो गया और इसको कितना घसीटा जाएगा। 30 डेज के अंदर इसका फैसला सुनाया जाए। राइट, ठीक है। अच्छा, नज़ीर लगारी साहब, ये एक मुअम्मा ही बन गया है। हम कितने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कोई यार या पार हो, कहीं तो डिसीजन आए, कुछ तो डिसीजन आए। चलिए, फर्रुख हबीब साहब भी चले गए, उन्होंने कहा कि इन जमातों को भी देखें, इनकी भी किधर से फंडिंग हो रही है। एक एक जलसे के अंदर करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं, कोई आसान काम नहीं होता एक सियासी जलसे को मैनेज करना। लेकिन यहाँ तमाम सियासी जमातें बड़ी कामयाबी के साथ सारे जलसे भी कर रही होती हैं, सियासी एक्टिविटीज़ भी कर रही होती हैं। तो आपके ख्याल में ये डिमांड PTI की सही है या गलत कि एक ही बारी में सबको एक ही कटहरे में खड़ा करके कंफर्म करें कि कौन सी पार्टी किधर से पैसे ले रही है और कौन सी किधर से नहीं ले रही? बहुत शुक्रिया अनिका। एक तो ये कि दोनों मेरी बहनें हैं, ज़रकाब जी और शैला भी, और दोनों के मौक़िफ़ को भी मैंने सुना है और मैं उनको भी जानता हूँ और उनसे भी मैंने सुना था। इस बात को 10 साल हो गए हैं। मेरे ख्याल में 2012 में उन्होंने एक जगह पर हम लोग मिले थे इस्लामाबाद में, तो अकबर बाबर ने कुछ चीज़ें दिखाई थी कि ये जो हैं ये रिकॉर्ड है और ये जो है अकाउंट्स जो हैं छुपाए गए हैं और नहीं बताए गए हैं इलेक्शन कमीशन को और नहीं जमा करवाए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन को हर साल तमाम पार्टियां हिसाबात देती हैं, लेकिन इन अकाउंट्स की डिटेल कहीं नहीं गई है। तो उसके बाद वो कोर्ट चले गए और उसमें चले गए इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन ने उसकी हियरिंग की है और हियरिंग हो रही है एक अरसे से। अगर PTI या PTI की लीडरशिप इस तरह के केस, पर्टिकुलर केस, ये अकाउंट जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने छुपाए हैं, ये अकाउंट जो हैं ये PMLN ने छुपाए हैं, तो इनको भी साथ ले लें तो एक बात होती है। अगर 7-8 साल से तो ये मामला वैसे ही चल रहा है। और बहुत दफा जो चीजें अभी शाला बता रही थी कि इतने केसेस हो गए हैं और इतनी पेशियां हो गई हैं, इतनी तारीखें बदल गई हैं, इतने वकील बदल गए हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, फिर भी कोई ना कुछ चीज जो है आ जाती है कि इसको रोक दिया जाए। असल बात ये होती है कि इस केस को आगे ना बढ़े जाए, इससे धीरे ले लिया जाए, वो किया जाए, कोर्ट में जाकर कहा जाए कि जनाब इसको इलेक्शन कमीशन रोक दिया जाए, इलेक्शन कमीशन ये हमारे खिलाफ तहकीकात बंद कर। तो ये एक सूरत हाल है। और वो दूसरी सूरत हाल ये है कि इन्होंने पर्टिकुलर ये दरखास्त दी है कि जनाब इन पार्टियों के भी अकाउंट चेक किए गए। चेक तो सबके होने चाहिए और होते हैं, हर साल जो है वो जमा करते हैं पार्टियां और उनको दे दिया जाता है। तो PTI को ये फॉरेन फंडिंग केस या ये पर्टिकुलर जो अकबर बाबर का केस है, इससे
रूहगर्दानी करने या इससे पीछा छुड़ाने या इससे जान छुड़ाने की, इनका भी अगर आ जाएगा, कोर्ट ने कहा पे ठीक है लगा दें, तो आपको तो जाना पड़ेगा ना कि हम ये एविडेंसेस लेकर आए हैं कि इनकी ये फॉरेन फंडिंग हुई है, इस अकाउंट में हुई है और इसमें घपले हुए हैं या इन्होंने छुपा लिए हैं, तो ये चीज भी लेकर जानी पड़ेगी। सो आइदर वे कुछ ना कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी कानूनी टीम के साथ बैठकर डिसाइड करना होगा कि इसको आर या पार लगाएं या व्हाट डू दे हैव टू डू। लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद कुछ हम मईशत और सियासत की बात भी करेंगे, क्योंकि अभी ये दोनों का इस तरीके से एंटवाइंड है और इंटरट्वाइंड है कि इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। जो मईशत सही से संभालेगा उसकी सियासत चमक जाएगी, अदरवाइज मामला गड़बड़ की तरफ जाएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फॉरेन फंडिंग अकाउंट की, लेकिन अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर आने वाले दिनों में बड़ी गहमा गहमी होने वाली है, और वो गहमा गहमी इस सिलसिले में है कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ रुख करने वाले हैं। डॉक्टर जरका साहब, ये हम वापस 2014 के धरने टाइप की कोई चीज़ देखेंगे? क्योंकि खान साहब कह रहे हैं जब तक इंतखाबात नहीं होंगे तब तक उठेंगे नहीं इस्लामाबाद से, और उसी दौरान में इलेक्शन कैंपेन वो सारी की सारी चीज़ें हो रही होंगी। क्या हम धरना 2.0 देखने वाले? एनआरओ तो आपने 2.0 देख लिया, अब क्या पता धरना भी आप देख लें। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। अभी आप देखें, बात ये है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, चेयरमैन हमारी पार्टी के, ही हैज़ ऑलवेज बिलीव्ड कि आपको अमन के साथ और एक तहजीब के साथ नॉन वायलेंट कैंपेन करनी चाहिए, और इसी में वो बार बार इसलिए वो एहतजाज, अमन वाले एहतजाज पे फोकस करते हैं। और आप ये देखिए कि पिछले 10, 15, 20 सालों में उन्होंने किस तरह नौजवानों की इस मुल्क में तरबियत किया है। मैं 21 तारीख के जलसे में जब लाहौर जलसे के स्टेज से नीचे उतरी तो लोगों का एक समुंदर था, और उसके साथ हम भी पैदल गए। आप यकीन मानिए हर कोई अपनी ट्रांसपोर्ट, ज़्यादातर लोग पैदल ही थे और गाड़ियां दूर दूर पार्क थी, मगर लड़के थे, नौजवान थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, धक्कम पील किसी ने नहीं की। गेट छोटा सा था, उन्होंने कंटेनर लगाए हुए थे, निकलने की जगह नहीं थी, लेकिन इतना अच्छा माहौल था, ऐसे लग रहा था कि अपने फैमिली के बच्चों के साथ हम जा रहे हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात है जी। अभी इस लाहौर वाले जलसे में, इससे पहले बहुत सारे जलसों के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती रही हैं, हम ये कंप्लीटली नहीं कह सकते कि सारी चीजें सही हैं। इतना बड़ा जम्मे गफीर हो तो फिर मामलात गड़बड़ तो हो ही जाते हैं ना जरका साहबा। जाहिर है वो तो देखे ना, we cannot say कि बिल्कुल होती है, वो आप स्टेज से देख रहे होते हैं एक जगह पे, लेकिन जनरली लोगों में जो लोग जलसों में आते हैं, आप देखते हैं कि उनमें एक तहजीब है, उनका रिस्पॉन्सिव कितना होता है क्राउड, कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक एक बात को, इंगेज्ड और चार्ज्ड क्राउड होता है। आप देखिए वो जो लिबर्टी और बाकी जगहों पे जब 10 अप्रैल को जो पहला हुआ जिसमें कोई लीडर भी नहीं था, उसमें कितना चार्ज था। तो लोग इंगेज्ड हैं और लोग चाहते हैं, और लोग देखिए इमरान खान साहब के पीछे लोग निकले ना निकले, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लोग सबसे ज्यादा इस बात से परेशान है, और उसमें खवातीन और फैमिलीज इस बात पे बहुत परेशान है कि यार एक दयानतदार बंदे को हटा के तुमने चोरों का टोला ले आया। आप सोचे गवर्नर जो आपने बनाए हैं उनका घर सब जेल बना है। मुझे बताइए ये किस कदर, ये एक मतलब रमज़ान का महीना, 27 रमज़ान को पाकिस्तान बना, अभी 27 रमज़ान को जा रहे हैं हमारे नए प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या कहते हैं, मीर जाफर मीर सादिक को लेके जहाज ले रहे हैं PIA का। इमरान खान साहब ने 3.5 साल की हुकूमत में एक दफा PIA का जहाज नहीं लिया। ये पूरा ये खबरें गर्दिश कर रही हैं वैसे जरका साहब, ये तो बड़ी गलत बात है। 350 लोग, ये तो बाकायदा गलत बात है। मदीना, यार अल्लाह ताला के साथ धोखा करते। देखिए बात तो करने ये बात तो बड़ी गलत बात है वाकई में कि कोई जहाज बुक करा दे।
इन चीजों की वजह से ज्यादा लोग निकल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इमरान खान के साथ तो लोग जो थे, आपको पता है पॉपुलैरिटी में अप डाउन आता है, लेकिन जो ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है इसकी वजह से लोग बहुत परेशान है। वो कहते हैं यार यही चोर रह गए थे, हम 22 करोड़ अवाम में कोई दयानतदार नहीं है। जो अगर आपने हटाना था इमरान खान को, कोई खुश नहीं था, कोई गलती हुई, जो भी कुछ हुआ, अच्छा मुझे बता दें, आप यार कोई डाल के 2 बंदे ले आते। इस चीज से लोग बहुत परेशान है और लोग कटने मरने को तैयार है। वो कहते हैं हम मर जाएंगे। अभी आप पुरअमन की बात कर रही हैं, अभी आप कटने मरने की बात कर रही हैं डॉक्टर साहिबा। मैं लोगों के आपको सेंटिमेंट्स बता रही हूं। अच्छा, ये पुरअमन एहतजाज होगा। पता है, मुझे आज फोन आया किसी का, उन्होंने कहा जी आपको पता है कि हम लोग जिस तरह इमरान खान साहब फौज की इज्जत करते हैं, हम सारी फौज इमरान खान के पीछे है। इमरान खान साहब ने कहा अभी लेटली, उन्होंने कहा कि उसमें मेरा ख्याल है जलसे में ही कहा उन्होंने कहा कि इमरान खान की इस मुल्क को जरूरत नहीं है, फौज की डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा, अच्छा जो इमरान खान साहब ने जो बात की है वो तो मैंने सुन ली ना। होंगे तो पाकिस्तान ताकतवर होगा। डॉक्टर जरका साहिबा, जो इमरान खान साहब ने जलसे में बात की है वो तो हम सबने सुन ली। मुझे बता दें, ये जो जलसा होगा, धरना होगा, जो भी होगा, ये पुरअमन होगा? जाहिर है पुरअमन। इसके अंदर पीटीवी जैसे वाकयात तो नहीं होंगे, इसके अंदर पुलिस वालों के सर तो नहीं फाड़े जाएंगे? गुजारिश सुने, अगर हमने इश्तियाल करना होता तो हम टायर जलाते, हम डंडा मार फौज तैयार करते। आपको पता ही है जिस तरह यहाँ पे पार्टियों में किया जाता है, एक जिस तरह अभी असलहा लेके लोग चले गए अंदर पार्लियामेंट हाउस में, लॉजेस में। हम इस किस्म के काम, सब दुनिया जानती है कि इस किस्म के काम हम नहीं करते। मतलब हम ये समझे कि पीटीवी भी सिक्योर रहेगा और पुलिस वालों के सर भी नहीं फाड़े जाएंगे। हम ये बात का यकीन कर लें पीटीआई की तरफ से, फिर अगर आप कहती हैं तो? इस तरह के आप सवाल पूछ रही हैं, आप मुझे बताइए। सवाल मेरा प्रेरोगेटिव है, आप जवाब दे दें जैसा आपने जवाब दिया। सुन लें मेरे सवाल पे सवाल। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है जब हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जब फ्लोर क्रॉसिंग होती है? इस्लामाबाद में बैठ के सिंध हाउस में सिंध के पैसे लोगों पे लगाए गए, क्या रिस्पॉन्स दिया अनीका? आपने कितने प्रोग्राम किए उस हॉर्स ट्रेडिंग पे? कितना आपने पुश किया कि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए? मैंने तो बात की डॉक्टर सरका, आपने मेरे कितने प्रोग्राम देखे? मुझे बताइए, हम तो ये काम नहीं करते, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे सोसाइटी के जो बाकी लोग हैं, क्या वो गलत काम पे आवाज उठाते हैं? क्या हमारी कौम को तकलीफ होती है जब गलत काम होते हैं, जब कानून तोड़ा जाता है? जब आपने देखा कि पार्लियामेंट का आर्टिकल 69 आइन शिकनी हुई, आर्टिकल 69 को आपने उसको सवाल किया, आपने पूरा हुक्मनामा लिख के रख दिया, आपने तो पार्लियामेंट की बालादस्ती को नीसतो नाबूद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट किया, हमने अदालतों के फैसलों को, लेकिन हम ये जानते हैं और हम ये मुद्दबाना सवाल करते हैं कि क्या ये सही हुआ, क्योंकि ये किसी तरह से भी सही नहीं। जरा मुझे पूछने दें। अच्छा, बाय द वे, पता नहीं आपने मेरे कितने प्रोग्राम देखे, आपने जेनेरिक सा सवाल तो कर दिया कि वो आर्टिकल 63 के बारे में मैंने कोई क्वेश्चन किया या नहीं किया, तो मैंने अपने प्रोग्राम में किया। आर्टिकल 63 जिसके अंदर फ्लोर क्रॉसिंग होती है, उसके बारे में मैंने सवाल उठाए। आपने मेरे कितने प्रोग्राम देखे मुझे ये बता दीजिएगा, ताकि आप फिर मुझसे सवाल कर सकें। एनीवे, शैला रजा साहिबा की तरफ से पुरानी फैन हूं मैं, तो शुरू से आपको देख बड़ी नवाजिश है आपकी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, शैला रजा साहिबा, इलेक्शन कमीशन भी खैर अब तो कह चुका है कि हम आर्टिकल 63 के तहत जो है वो कार्रवाई करेंगे। आपने अलकाबात सुने, डॉक्टर साहिबा ने क्या कहा है? वो अवाम, उनके फॉलोअर्स भी यही समझते हैं कि चोर, डाकू, इस तरह के लोग जो कि करप्ट है, माफिया है, उनकी हुकूमत आ गई है। इस हुकूमत का हिस्सा आप भी हैं शैला रजा साहिबा? जी, मुझे फख्र है कि मैं इस हुकूमत का हिस्सा हूँ। और जब इनके वजीर आजम, सदर, ये सब ओथ उठाने आए थे तो ये बाकायदा इश्तिहारी थी, और उसके बाद अपनी प्रोसिक्यूशन से इन्होंने पीटीवी हमला और इसमें बरी हो गए। लेकिन अभी सबको याद है सिंध हाउस पे हमला, और खातून फरमा रही थी कि लॉजेस पे जो है कोई चाकू मिला, कोई छुरी मिली जो आपने अटैक करवाया। अच्छा, पहले एक बात की तस्दीक कर दूं, क्योंकि आज इसकी बहुत ज्यादा तस्दीक की गई है कि ये सब लोग जो उम्रे पे जा रहे हैं, ये सब अपने पैसे से जा रहे हैं। ये कोई सरकारी उम्रा नहीं हो रहा है, इसकी तस्दीक अच्छा, साहब कथा कलामी के लिए माजरत, मुझे बस ये बता दीजिएगा,
मुझे बस एक बात बता दे, ये पीआईए का प्लेन बुक भी अपने पैसों पे हो रहा है, मतलब टिकट भी लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्योंकि ये माजी में होता है कि जहाज खड़ा कर दिया जाता है कि जी ये हमारी मलकियत है, हालांकि पीआईए तो हमारी मलकियत है, हम टैक्स देते हैं। देखिए, हर वजीर आजम इतना शौकीन नहीं होता कि अपने ऑफिस जाने पे 98 करोड़ रुपए खर्च कर दे कि जहाज की सवारी चाहिए उसे। यहाँ तो पे सब लोग अपने पैसे से जा रहे हैं। का हेलीकॉप्टर था अपने पैसे से, ऐसे तो ना कहना। जी हाँ, आपको ठीक है ना, वो तो आपको भी पता चल गया कितने का है। अच्छा, अब जो सूरत हाल है वो ये है कि देखिए, इस वक्त अगर हम आज भी अगर पीटीआई के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं है और चोर डाकू का बयानिया करती रहेगी, तो इससे अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने एनआरओ की बात की, एनआरओ तो आपने मलिक रियाज के हाथ मांगा था जरदारी साहब से, उन्होंने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। फिर आपने 3 ऑप्शंस भेजे थे जिनको खुद आईएसपीआर ने कहा कि आपने कहा था कि आपको इस तरह से एनआरओ मिल जाए, उस पे भी उस वक्त की ऑपोजिशन ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। और अब आप किससे कह रही हैं कि जी अगर इनको लाए हैं? अब हम एक आईनी अमल से आए हैं और जिस पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। आपको जिनको मुनहरिफ कह रहे हैं उनके वोट नहीं लिए हमने। चलें मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिए। जो आपने एनआरओ वाली बात की है ना, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तानी सियासत और उसके उतार चढ़ाव और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। नज़ीर लगारी साहब, अब जब ये ऐलानात भी सामने आ रहे हैं कि इस्लामाबाद का रुख करना है खान साहब ने, फिर हुकूमत के पास भी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं है कि वो अपना सब कुछ दाव पर लगा दे। चंद महीनों या 1-1.5 साल की हुकूमत के लिए कोई भी जमात अपना सब कुछ दाव पर नहीं लगाना चाहेगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या जो मर्जी हो। ऐसी सूरत हाल में आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा कैसा देख रहे हैं लगारी साहब? इसी तरह का जिस तरह का 2014 में हुआ था, इसी तरह की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जाएगी। मैंने कहता हूँ 1-2 चीजें तय होनी चाहिए। एक तो हमारी बहन ने कहा है, जरका ने, कि जो है वो आर्टिकल 59 के तहत जो कुछ हुआ है उसको नहीं देखा गया। बहरहाल उस पर एक कोर्ट का वर्डिक्ट तो आया है किसी हद तक। ये तो हमारे लिए है कि कोर्ट ने कहा कि ये किया जाए, और हमें आइन जो है वो इस तरह नहीं कहता जिस तरह आप समझ रहे हैं, और आइन की ताबीर तशरीफ बहरहाल कोर्ट ने करनी है और हमें उसको मानना है। हम उससे क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं लेकिन हमें मानना है हमने, और उसी मानने की वजह से ही वज़ीर आज़म के खिलाफ तारीख अदम एतमाद हुई। पहली बात यह है कि जो कुछ उसी हाउस के अंदर एक मिनिस्टर उठकर खड़ा होता है और एक कागज पढ़ता है, और वो कागज है कि आर्टिकल 5 को पढ़ता है कि हर शख्स को वफादार होना है रियासत का और आइन का, और हर शख्स को मुल्क का वफादार होना है। और चूंकि ये वफादार नहीं है, लिहाजा वो जो है अब आप इसको मुस्तरद कर दें। वो फिर लिखा हुआ पढ़ते हैं कि जी हाँ मैंने ये सुना है, और ये सारे के सारे जो हैं इसके जो पार्टियां हैं ये जो है ये मुल्क की गद्दार हैं। कमोबेश यही बात की गई, और मैं इजलास अजन करता हूँ और इसको मुस्तरद करता हूँ। क्या ये यही तरीक़ाकार आइन में लिखा हुआ है? मैं कहता हूँ कि जनाब चौधरी साहब ने, फवाद चौधरी ने आइन को एब्रोगेट किया कि आर्टिकल 5 पढ़कर, और उस पर लगवा भी दिया। एब्रोगेशन के ऊपर साहब ने, कासिम सूरी साहब, मैंने आपकी गुफ्तगू के दौरान एक दफा भी मैंने किया है, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आपकी बात सुनी, मैंने कोई चीज मैंने बीच में नहीं बोला है। तो जब कासिम सूरी साहब ने उस लिखे हुए कागज के तहत कहा कि जनाब मैं मुस्तरद कर रहा हूँ और खत्म हो गई बात। अच्छा, ये नहीं कर सकते थे, आइन के तहत भी ये नहीं कर सकते थे। उसके बाद खान साहब ने एक रिकॉर्ड की हुई तकरीर में कहा कि मैंने असम्बली तोड़ दी। राइट। उसके बाद जो है वो सदर ममलिकत ने जाकर कहा कि मैंने ये एडवाइस मान ली और जो है असम्बलियां मैंने तोड़ दी। ये सब कुछ गैर आइनी हुआ था। आइन को एब्रोगेट किया गया, आइन को सबवर्ट किया गया, आइन को सस्पेंड किया गया, आइन को अबाइंस में रखा गया, और आर्टिकल 6 को प्रोवोक किया गया
कि इन 4 शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी और नहीं हुई अभी तक। और वफाक, जब भी वफाक जो है एक्टिवेट होगा, ऐसा कर सकेगा, ऐसा करना तो करेगा, बस में होगा, तो मेरे ख्याल में लाजमन होगा ठीक है कि ये जिस तरह किया गया वो आइन को एब्रोगेट किया गया और आइन को सस्पेंड करके ये किया गया। ठीक है, ठीक है लगारी साहब, वक्त बहुत कम है। शैला रज़ा साहिबा, एक सवाल आया है, किसी ने पूछा सोशल मीडिया पर, वो पूछ रहे हैं सदर कौन बनेगा, ये बता दीजिएगा जरा जल्दी से। आसिफ जरदारी साहब बन रहे हैं सदर या नहीं? ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, जो कुछ पंजाब में किया जा रहा है ये अमेरिका की साजिश है, बरतानिया की या कनाडा की। वहां पे भी आइन के साथ जो एक खेल हो रहा है, तो क्या ये इमरान साहब और उनके हवारियों को जेब देता है? ठीक, चले, वेरी क्विक रिप्लाई डॉक्टर जरका, वेरी क्विक रिप्लाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बात यह है कि बिल्कुल पहली दफ़ा एक गवर्नर ने अपने हल्फ की पासदारी की और सवाल किया कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो एक ऑर्डर दिया था उसके मुताबिक तो इलेक्शन हुए नहीं। आपने असेंबली के अंदर एलीट फोर्स, डंडा बरदार एलीट फोर्स दाखिल कर दी और स्पीकर तो अपनी कुर्सी में नहीं था। जो सिस्टम था उसको फॉलो नहीं किया गया, गैर आईनी और गैर कानूनी इलेक्शन हुआ। और एक आखिरी बात, जल्दी, पाकिस्तान एक ग्लोबल स्कैंडल बन चुका है। आप देखिए दुनिया में जिस तरह से जग हसाई हो रही है, आप जॉर्ज गैलोवे से लेकर बेंजामिन टर्नर, बंदा इंटरनेशनली हर एक की जबान पे ये है। तो आप देखिए आगे आगे होता है क्या। पाकिस्तान ने ये एक्सपोजे कर दिया है ऑफ रिजीम। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की डॉक्टर जरका, थैंक यू वेरी मच। शैला रज़ा साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। नज़ीर लगारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अब ये जो एक्सपोजे हुआ है या जो आलमी स्कैंडल बन गया है, ये किसका कसूर है, ये भी हम लोगों ने बात करनी है, लेकिन यहीं रोके दिए देते हैं। इसके बाद की कन्वर्सेशन किसी और शो में या कल के शो में कंटिन्यू करेंगे विद अनदर सेट ऑफ गेस्ट। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।